चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की। तो इसमें जो सबसे पहले जो है वो है आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि को समझते हैं निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक वृद्धि है। आर्थिक समृद्धि है हम एक निश्चित समय अवधि में, मतलब एक समय फिक्स है। मान लीजिए एक माह में, मान लीजिए एक 1 मंथ जो है, उसके बाद करें मान लीजिए एक निश्चित मैंने एक माह निश्चित कर दिया 1 मंथ। उसके बाद जो उसमें वास्तविक आय जो हमारी जो आय है उसमें जो वृद्धि होगा वो जो हमारी जो है आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। उसके बाद कह रहे यह एक भौतिक अभिधारणा है, यह एक भौतिक अभिधारणा है। यदि राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति आय व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो यह एक भौतिक अभिधारणा है। और कहने का अर्थ है कि यदि जैसे कि मान लीजिए हमारा जो राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हो रही है, जो हमारी जो व्यक्तिगत जो आय प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा है, और इन सभी चीज़ों में यदि वृद्धि हो रही है तो तब जो है हमें माना जाता है कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि हो रही है। उसके बाद कह रहा है आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। कहा जा रहा है आर्थिक विकास की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है आर्थिक विकास का, वो आर्थिक समृद्धि की धारणा से कहीं अधिक व्यापक है, बड़ा है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है और आर्थिक समृद्धि जो है वो है उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। लेकिन आर्थिक विकास जो उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ। तो इसमें सबसे पहले जो हम आर्थिक समृद्धि और अब आर्थिक विकास को समझना है। तो आर्थिक समृद्धि एक ऑप्शनल है, ये जो इसमें जो वस्तु, इसमें जो ऑप्शन हमें जो इसमें जो चयन करना होता है कि हम जो किस में वृद्धि करना है। जैसे राष्ट्रीय उत्पाद का इसमें अलग वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद की अलग वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय की अलग वृद्धि होता है। लेकिन जो है आर्थिक विकास में जो है आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है, ये जो एक व्यक्ति के लिए निश्चित होता है। ये जो एक व्यक्ति के लिए जो आर्थिक विकास है वो निश्चित होता है। उसके बाद का जरा आर्थिक विकास के माप में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही माप नहीं माना जाता है। इसकी माप में अनेक चारों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा और साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति टिकाऊ उपभोग वस्तु आदि। आर्थिक विकास के माप में जो है प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही माप नहीं माना जाता है। इस अर्थ कहने का अर्थ है कि यदि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है हम आर्थिक विकास के आय को माप नहीं सकते। इसके लिए जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, जैसे सामाजिक संस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, शिक्षा और साक्षरता दर में जो परिवर्तन होता है, जीवन प्रत्याशा में जो परिवर्तन होता है, हमारे पोषण का स्तर जो घटता है बढ़ता है, उस इन सारी चीज़ों को जो हमें देखना होता है। उसके बाद जो है हम आर्थिक विकास के सही माप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है आर्थिक विकास, आर्थिक कहने का अर्थ है कि आर्थिक समृद्धि जो है वो केवल परिणात्मक परिवर्तन है। वो जो आर्थिक समृद्धि जो वो आर्थिक परिणात्मक सिर्फ परिणाम के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जाता है। लेकिन आर्थिक विकास जो है परिणाम के साथ साथ गुण के में परिवर्तन भी निर्भर करता है। आर्थिक विकास जो है गुण में भी परिवर्तन, गुण के परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण है। सभी देशों के लिए जो है आर्थिक विकास को तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो है 5 दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले उनके दृष्टिकोण को देखते हैं। सबसे पहला है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम। तो कह रहा है इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया था। और जो है सबसे पहला जो दृष्टिकोण है आर्थिक विकास को मापने की वो है बेसिक नीड अप्रोच या आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम। इस दृष्टिकोण का जो प्रयोग है 1970 में विश्व बैंक ने किया था। तो इसका कहने का अर्थ है जो इस कॉन्सेप्ट में जो मनुष्य की आधारभूत जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, मनोरंजन, इन सभी चीज़ों के आधार पर जो आर्थिक विकास के माप को देखा जाता है। और बी नंबर जो है वो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI।
अब जो कहा जा रहा है, इस इंडेक्स के जॉन टिनवर्जन और मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक को जो है जॉन टिनवर्जन और मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत जो आर्थिक विकास के माप के लिए 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए जो 3 सूचकांक प्रयोग किया जाता है वो एक जीवन प्रत्याशा, उसके बाद है बाल मृत्यु दर, उसके बाद है साक्षरता। सबसे पहले जीवन प्रत्याशा को समझते हैं। जीवन प्रत्याशा मतलब हमें जो जीवन में आस होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी परिवर्तन को, वो होता है जीवन प्रत्याशा है। और लेकिन यहाँ जो आस है वो आर्थिक रूप से जो हम आस रखते हैं वो जो है जीवन प्रत्याशा है। उसके बाद है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का कहने का अर्थ है कि अधिकतर बच्चे जो है कुपोषण के कारण मरते हैं, तो इसीलिए जो उसमें ये भी देखा जाता है बाल मृत्यु दर कि कितने जो बाल मृत्यु दर कितनी है। उसके बाद कहा जा रहा है साक्षरता करने का अर्थ है कि कितने लोग जो है एक राज्य में, एक समाज में कितने लोग साक्षर हैं या पढ़े लिखे हैं, तो उनको जो है उसको देखकर भी जो है इन 3 चीज़ों को देखकर जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक के आधार पर जो है आर्थिक विकास का मापदंड तैयार किया जाता है। उसके बाद है निवल आर्थिक कल्याण, नीट इकोनॉमिक वेलफेयर। मापक विलियम नॉर्धस और थॉमस जेम्स टोबिन ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो आर्थिक विकास की मापक है कि मापक के लिए मंजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन और संशोधित किया और न्यू मापक रहा। और जो है इसके में जो कहा जा रहा है नीट इकोनॉमिक वेलफेयर में, इसमें जो मतलब कि साफ सुथरा, जो किसी भी चीज़ का जो साफ सुथरा जो चेहरा होता है उसको देखकर, जैसे कि आर्थिक क्रिया जो हम करते हैं या हमारी जो आर्थिक वृद्धि है उसका जो सुधार, जो इसमें मान लीजिए पहले हम तो आर्थिक वृद्धि हमारी कमज़ोर थी, फिर उसमें परिवर्तन आया, तो उसमें जो सुधार हुआ उसी के आधार पर जो नेवल आर्थिक कल्याण की दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की मापदंड तैयार की जाती है। और इसमें जो सैमुअल्सन ने बाद में इसे जो है जीएनपी नाम दिया, सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद इसे नाम दिया। और इसे जो सकल घरेलू उत्पाद कहने का तो उत्पादन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत और आधुनिक नय की हानियाँ और गृहिणियों की सीमाएं। तो ये जो है न्यू मापक, इसे जो नाम दिया सैमुअल्सन ने न्यू नाम दिया, जिसमें जो इसका फार्मूला आता है जीएनपी इंटू सकल घरेलू उत्पाद माइनस उत्पादन प्रत्यक्ष लागत और आधुनिक नागरिक की हानियाँ तथा गृहिणियों की सीमाएं। उसके बाद जो कहा जा रहा है डी नंबर क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि के प्रतिपादन जी.आर. कैसेल ने किया। इसके अंतर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय के किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करे और उस देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान के विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग कर विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना किया करते हैं। अभी जो ये विश्व बैंक जो है इसी के तुलना करके किसी देश के रहन सहन का जो मापदंड तैयार करते हैं। तो और इस विधि का प्रतिपादन जो है जी.आर. कैसेल ने किया था। इसके अंदर किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय के किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करे, उसे देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इस जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है विदेशी विनिमय दर को नहीं देखा जाता। इसमें जो किसी भी देश के अंदर जो क्रय शक्ति, उसके जो खरीदने की जो शक्ति है, उसकी खरीदने की किसी वस्तु को खरीदने की जो क्षमता है, मुद्रा को जो खरीदने की क्षमता है, मुद्रा की क्रय शक्ति की जो क्षमता है, उसके आधार पर जो उसकी देश की रहन सहन की क्षमता को देखा जाता है और आर्थिक क्रिया को जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक की अवधारणा यूनाइटेड नेशंस ने जुड़े प्रोग्राम से जुड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगी ए.के. सैन तथा सीगर हैस ने 1990 में किया। मानव विकास सूचकांक जो है इसका जो अवधारणा यूनाइटेड नेशन से जुड़े प्रोग्राम के कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और ए.के. सैन और सिंगर हस ने 1990 में किया था। और इसमें जो है मानव विकास सूचकांक, इसमें जो मानव विकास के जो सभी व्यक्ति का जो है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति के आधार पर जो है एक मानव विकास जो है लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके आधार पर जो है आर्थिक विकास को जो है
मापदंड तैयार किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक जो 2010 के पहले मानव विकास का आकलन जीवन, प्रकाश, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय की पर की जाती थी, जबकि 2010 के बाद यह आकलन दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, जीवन, ज्ञान तक पहुँच और सम्मानजनक जीवन स्तर के आधार पर की जाती है। और अब जो है इसमें कहा जाता है आर्थिक विकास में जो मानव के विकास पर जो आर्थिक जो ये अवधारणा अवसित है कि इसमें जो सम्मान भी देखा जाता है, ज्ञान भी देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक के बहुआयामी पहलुओं पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा मानकों के जो सापेक्ष जो प्रयास है प्राप्ति के लिए एक वैश्विक विश्लेषण जो है प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है हर वर्ष जो है 1990 से हर वर्ष जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और इसमें मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों जैसे लंबा, स्वास्थ्य, जीवन, ज्ञान तक पहुँच और जीवन यापन का एक सभ्य स्तर द्वारा प्रगति को निर्धारित करती है। उसके बाद जो कहा जा रहा है मानव विकास 2018 के बारे में कि मानव विकास सूचकांक के मामले में इस बार भारत की रैंकिंग एक पायदान पर सुधार हुआ है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। SDR 2018 में 0.953 HDI मूल्य के साथ नॉर्वे इस सूचकांक पे प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो है सबसे अभी जो विकसित है या सबसे अधिक जो आर्थिक विकसित है वो है नॉर्वे। उसके बाद कहा जाए इसके पश्चात स्विट्जरलैंड है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर आयरलैंड है और चौथे पर जर्मनी और चौथे पर जो है आयरलैंड है और जर्मनी जो है 5वें नंबर पर है। उसके बाद है HDR 2018 में सबसे पहले निचले स्थान पर 189वें नाइजर है और जिसका SDR मूल्य मात्र 0.34 है। और सबसे नीचे जो स्थान पर वो नाइजर है और जिसका जो SDA मूल्य मात्र 0.3 है। उसके बाद देखते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सदस्यों को अपने नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर को मापने तथा इसके परिणाम को उपयोग लोक नीति के निर्माण में करने हेतु निर्देशित किया था। इस प्रस्ताव के अनुपालन में अप्रैल 2012 में भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रसन्नता और अच्छे रहन सहन विषय पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 में पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया था, वो भी भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन रखा गया था। उसके बाद कहा जा रहा है विश्व की प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 उनके प्रसन्नता स्तर द्वारा 156 देशों को उनके प्रवासियों की प्रसन्नता द्वारा 117 देशों को रैंक दी गई। पूर्वी अफ्रीका में बुरुंडी दुनिया में सबसे अप्रसन्न स्थान है। अध्ययन से पता चलता है कि अमेरिका 2016 से 5वें स्थान नीचे होकर 18वें पर आ गया है। पाकिस्तान 95वें पर, चीन 86वें और नेपाल 100वें के बाद भारत 133वें स्थान पर है। शीर्ष पर रहने वाला देश फिनलैंड है। मतलब सबसे अधिक जो खुशहाल लोग हैं और खुशहाल स्थान जो है और खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है सबसे पहले स्थान पर। भारत जो इसमें जो है वो है 133वें स्थान पर।